देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पहाड़ों में घूमना किसे पसंद नहीं आता। कौन नहीं चाहेगा कि अपने घर से दूर किसी पहाड़ में एक कैंप लगाकर रात भर आग जलाकर बस पूरी रात ठंडी में गाने का लुत्फ उठाते हुए बिताएं। मगर हर किसी को लुत्फ ही लुत्फ नहीं मिलता। हरीश और विपुल दोनों ही बाइकर बेंगलोर में काम करते करते ऊब जाते हैं और फिर कंपनी में 1 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन देकर वहां से अपने अपने बाइक के साथ निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के लिए। पूरे 2 दिनों तक लगातार बाइक चलाते हुए दोनों ऋषिकेश में जाकर एक रात रुकते हैं। अगली सुबह वहां से नारकंडा के लिए निकल पड़ते हैं। नारकंडा पहुंचने में उनको लगभग शाम हो गई। बीच बीच में कई एक जगह पर रुकते हुए वहां पहुंचे थे। हर साल तो होटल में ही रुकते आए थे, इसलिए इस बार खुद का टेंट लिए निकल पड़े थे। कुछ नया करने की चाह थी, इसलिए वहां की आबो हवा में खुली आसमान के नीचे रुकना चाहते थे। पूरे रास्ते का विवरण देना और फिर वहां से हर एक रास्ते में आने वाली दिक्कतों के बारे में दोनों बात कर रहे थे। अंधेरा होने से पहले पहले दोनों नारकंडा तो नहीं पहुंच पाते हैं, मगर नारकंडा से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर ही उन्होंने रुकने का फैसला किया। दोनों ने बाइक वहीं लगाकर पहले अपना टेंट लगाया। 2 छोटे छोटे टेंट, बीच में आग जलाकर उसी पर पानी गर्म करके मैगी बनाकर बैठकर खाने लगे। रास्ते में मिले हुए नज़ारों को देख दोनों ही भाव विभोर हुए थे। दिसंबर का महीना और बर्फ ही बर्फ, बर्फ से पूरे पहाड़ पर एक सफ़ेद चादर के होने जैसा लगता है। दोनों ही वीडियो बनाते हुए कुछ गाने गाते हैं। फिर रम की बोतल निकाल दोनों ठंडी भगाने के लिए रम पीते हैं। खाने पीने के बाद दोनों अपने टेंट में चले जाते हैं। अपने अपने टेंट में बुक लैंप लगाकर किताब पढ़ने लगते हैं। सुबह का इंतज़ार दोनों को ही था, क्योंकि जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया था वो शहर बस्तियों से काफ़ी दूर पहाड़ी पर था। सुबह में नज़ारा कैसा होगा इसका कौतूहल दोनों को अंदर से था। बाहर में जलती हुई आग इतनी थी कि उसकी रोशनी टेंट के भीतर से समझ में आ रही थी। वहां का तापमान गिरते गिरते -7 डिग्री पहुंच गया। खुद को पूरी तरह से लपेटे हुए दोनों टेंट में खुद को लॉक किए हुए थे। रात में उठना ना पड़े इसलिए पहले ही सारे इंतजाम दोनों ने कर लिए थे। जलती हुई आग तो खत्म हुई, वहीं रखी इमरजेंसी लाइट की रोशनी से टेंट के भीतर से समझ में आ रही थी। एकदम से हरीश को अपना नाम सुनाई दिया, मानो विपुल ने आवाज दिया हो। हरीश ने देखा तो उसे टेंट के बाहर कोई एक काली सी परछाई खड़ी दिखी। परछाई से इतना तो समझ आ रहा था कि विपुल नहीं है। खैर 3 बार हरीश को आवाज दे वो परछाई वहां से चली गई। हरीश ने डर के मारे आज टेंट खोला ही नहीं। उस परछाई के जाने के बाद हरीश अपने टेंट से ही विपुल को आवाज लगाता है, पर हवा तेज होने की वजह से विपुल को सुनाई नहीं देता। हरीश को हिम्मत नहीं हुई कि इतनी रात में वो बाहर निकल सके, इसलिए अपने टेंट में बैठा रहता है। किताब पढ़ते पढ़ते न जाने कब उसकी नींद लग गई। अगली सुबह के उजाले के साथ ही दोनों टेंट से बाहर निकलते हैं। तभी विपुल बोलता है, इतनी रात को टेंट के बाहर क्या कर रहा था और मुझे आवाज़ क्यों दे रहा था? इस पर हरीश बोला, यही तो मैं तुझे पूछने वाला था कि तू आवाज़ क्यों दे रहा था, तू तो सीधा टेंट में आ सकता था। इस पर विपुल बोला, नहीं मैं तो सो गया था। इस पर हरीश बोला, तो मैं भी तो सो गया था, बाहर निकला ही नहीं मैं। आज तक दोनों को ये बात समझ नहीं आई कि उस जगह पर उन दोनों के अलावा कौन था और उन्हें कौन पुकार रहा था, वो भी नाम लेकर। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। ये घटना आज से काफी साल पुरानी है, जब मैंने काफी मशक्कत करके एक ऑटो लिया था। भले वो ऑटो सेकंड हैंड जरूर था, मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर खत्म हो गया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतजार में डटा रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफी बेहतर हैं, जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूंगा, मगर 50 रुपए लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए ही हैं। 40 रुपए कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफर था, जहां जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। चूंकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफर ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया, जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे
एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है। तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे? और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफी तरस आ रही थी कि ये बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली। तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज को सुनकर मैंने जब RVM यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर दो राक्षस बैठे हुए थे, जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के एक किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा। मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा, लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख 2 दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? पूछने पर पता चला 2-3 लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले 2 भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक ट्रक
उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब तक बस तकरीबन आधे रास्ते का सफर तय कर चुकी थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ भी था। बस में मेरे और राहुल के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। अगर थे भी तो वो सभी नींद के आगोश में थे। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। तभी मैंने राहुल से कहा, ये कौन सी जगह है भाई? इस पर राहुल बोला, भाई तू मुझसे ये 3 बार सवाल पूछ चुका है, अब मुझे क्या पता? मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आ रहा हूँ। जरा शांत बैठ, कंडक्टर को एड्रेस बता दिया है ना, वो ठीक जगह पर उतार देगा। मुझे भी लगा राहुल ठीक ही बोल रहा है, जिसके बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और आंख बंद करके सीट पर पड़े पड़े ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बस रुकी और मेरे कंधे पर एक हाथ के साथ ही साथ एक आवाज आई, ओ भाई साहब, चलो आगे आशिमपुर, उतरना नहीं है क्या? आवाज सुनकर मैं फट से उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ ही साथ राहुल भी उठा और हम दोनों अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरने लगे। मैंने सोचा एक बार कंडक्टर से ही पूछ लेता हूँ कि पटोलिया का जंगल किधर है, जिस पर मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब आप बता सकते हैं ये पटोलिया का जंगल किधर पड़ेगा? इस पर कंडक्टर बोला, माफ करिएगा भाई साहब, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। कंडक्टर से ना में जवाब पाकर हम दोनों बस से नीचे उतर गए और हमारे उतरते ही बस भी वहां से निकल गई। उस काली अंधेरी रात में उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, हम पटोलिया का जंगल तक कैसे पहुंचेंगे? इस पर मैंने बोला, अब आगे चलकर देखते हैं, यहाँ खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, चल। इतना बोलकर हम लोग उसी रोड को पकड़कर आगे बढ़ने लगे, मगर उस सीधे रास्ते पर जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और अंधेरा ही नजर आ रहा था। इतना खाली रास्ता हम दोनों, खासकर मैं, पहली बार देख रहा था, क्योंकि शहर में तो रात भर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नज़ारा कभी भी देखने को नहीं मिलता। बहुत देर चलने के बाद भी जब हमें कोई आदमी नहीं मिला, तब हम लोग एक दिशा निर्देशक बोर्ड के उल्टी तरफ लदकर खड़े हो गए। हम बहुत थक चुके थे। एक तो हमारे हाथों में भारी भरकम बैग थे और दूसरा ये कि हम बहुत चल चुके थे। तभी राहुल थोड़ा खिसियाते हुए बोला, भाई छोड़, अब कहीं नहीं जाना, चल घर वापस लौट जाते हैं। इस पर मैंने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? इतनी दूर जब आ ही गए तो उदय से मिलकर ही जाएंगे। पता नहीं इस उदय के बच्चे को क्या चुल मच गई जो उसने इस जंगल में घर ले लिया। इतना बोलकर मैं सीधा खड़ा हुआ और बोर्ड के जिस तरफ लिखा हुआ था उधर पलटा तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पटोलिया का जंगल 2 किलोमीटर, और साथ ही साथ रास्ते के बगल में जंगल की तरफ इशारा करके एरो भी बना हुआ था। उस बोर्ड को देखकर मेरी सांसों में सांस आ गई और मैंने वो बोर्ड राहुल को दिखाया। उस बोर्ड को देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ और हम लोग रास्ते के किनारे उन जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हम सही रास्ते पर चल रहे थे। जंगल के अंदर रात कीड़ों की आवाज़ें हमारे कानों में लगातार आए जा रही थी। वो बहुत घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरह से उस जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। तभी राहुल बोला, भाई ये उदय ने इस घने जंगल में घर कैसे ले लिया?
वो तो भूतों से बहुत डरता था। यहाँ कैसे रहता होगा? बड़ा अजीब सा नहीं है यहाँ पर कुछ? जिस पर मैंने कहा, बात तो तेरी सही है, अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। अब हम दोनों को उस जंगल में चलते हुए काफी वक्त हो चला था, मगर अभी तक ना तो हमें कोई घर दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था आखिर उदय का घर है तो है कहाँ। पटोलिया के उस घने जंगल में अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे अगल बगल में लगे पेड़ अपने आप ही हिल रहे हों। शायद ये बात अब तक राहुल भी नोटिस कर चुका था, तभी तो वो भी मेरी ही तरह उन पेड़ों को घूर घूर कर देख रहा था। इतने में ही राहुल बोला, भाई ये सारे पेड़ ऐसे हिल क्यों रहे? इस पर मैंने कहा, पता नहीं यार, अभी तो हवा भी नहीं चल रही। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। इतना बोलकर ही हम दोनों ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उस जगह को पार करने लगे। मगर हम जितना आगे बढ़ रहे थे, जंगल में लगे सारे पेड़ मुझे हिलते हुए ही नजर आ रहे थे। हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये अंदाजा लगते ही हम दोनों ने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे मुंह के सामने एक सफेद कपड़ा आ गया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं किसी पत्थर से टकराकर जमीन पर जा गिरा। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहां कोई सफेद कपड़ा नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर तभी राहुल ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम लोग आगे की ओर चलने लगे। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा घर दिखने लगा। हम दोनों समझ गए कि यही उदय का घर होगा और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब हम दोनों उस घर के नज़दीक पहुंचे, क्योंकि उस घर के बाहर एक कुर्सी लगाकर उदय आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक हमारे जिस चेहरे पर परेशानी के काले बादल छाए हुए थे, वहीं अब उदय को देखकर हमने थोड़ी राहत की सांस ली। हम दोनों चलकर जैसे ही उदय के पास गए, तभी उसने कहा, अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। जिस पर मैंने कहा, पर तुझे कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? इस पर उदय बोला, मुझे सब पता है, चल बैठ। उदय के सामने ही दो और कुर्सियां लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों वहीं पर बैठ गए। अभी मैं एक कुर्सी पकड़कर बैठा ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, जैसे आसपास में कोई जानवर वगैरह मर गया हो। जिस पर मैंने उदय से बोला, भाई ये बदबू किस चीज़ की आ रही है? इस पर उदय बोला, बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तभी राहुल बोला, नहीं भाई, कोई बदबू तो आ रही है ज़रूर। मैं मुर्दाघर में काम करता हूँ और ये बदबू किसी लाश जैसी है। तभी उदय बोला, अरे वो सब छोड़, इतनी दूर से तुम लोग ये सब बात करने आया हो? इस पर मैंने कहा, अच्छा भाई उदय, तू यहाँ अकेले कैसे रह लेता है? डर नहीं लगता तुझे? इस पर उदय बोला, डर नहीं, डर नहीं लगता। इस पर राहुल उदय से बोला, वाह, तू तो बड़ा बदल गया यार, पहले तो तू बहुत डरता था। इस पर उदय बोला, मैं नहीं डरता, पर मेरे इस घर में रहकर तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि मेरे घर के उस तरफ एक कब्रिस्तान है जो मेरे घर की खिड़की से नजर आता है। तुम लोग उस खिड़की के पास 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। उदय की सारी बात सुनकर मैंने कहा, तू हमें डरा रहा है? ये काम तो हम दोनों अकेले जाकर भी कर सकते हैं। इतना बोलकर अभी मैं उदय के घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उदय ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक, ये टॉर्च ले जा, तेरे काम आएगी। उदय का हाथ
बर्फ की तरह ठंडा था, जो मैंने अपने हाथ पर साफ महसूस किया। मगर किसी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? खैर, मैंने उदय से बैटरी टॉर्च लिया और उस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। बैटरी टॉर्च जलाकर मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि बस ऐसे ही बंद था। मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वो सड़ी हुई सी बदबू और तेज हो गई, जैसे वो बदबू इसी घर में से आ रही हो। खैर, अपना नाक दाबकर अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी मेरे चेहरे से कोई चीज टकराई। मैंने जब टॉर्च की लाइट को सामने की तरफ किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी जो मेरे चेहरे से टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर का पैर था। वो शरीर फांसी से लटक रहा था। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस लाश के ऊपर अच्छे से मारकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त उदय की थी। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया। उस लाश को देखकर राहुल भी हक्का बक्का रह गया। उस लाश को देखकर अभी हम उस घर से निकलने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक ही हमारे सामने उदय आ खड़ा हुआ। उदय को अपने सामने पाकर हमारे डर की कोई सीमा ना रही। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी उदय बोला, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये जंगल ठीक नहीं है। इतना बोलकर उदय वहां से गायब हो गया और साथ ही उसकी लाश भी। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए। मगर उदय की मौत कैसे हुई और उस रात वो सब क्या था, ये किसी को भी आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।